डिस्कस करते हैं आपके सीटेट का जो शाम को एग्ज़ाम हुआ है, सीटेट पेपर 2 का जो सीडीपी का सेक्शन है उसको सिर्फ यहाँ पे हम आंसर बताते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर से अभी मतलब है। बाकी आप डिटेल सोल्यूशन बाद में पूरा कवर करिएगा। तो ये सीडीपी का पोर्शन है, इसमें हम 1 से 30 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। माध्यमिक पहला क्वेश्चन है कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा के वातावरण पर केंद्रित होता है। तो माध्यमिक कक्षाओं का जो होता है क्लास आपका, वो सहकारी अधिगम पर डिपेंडेंट होता है, केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 2 है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, तो ये तो निगेटिव है। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है। कभी भी शिक्षार्थी को आप निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं कहेंगे। शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देश पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ऐसा करने के लिए यह सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे चौथा नंबर प्रश्न पर। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। क्या करेंगे कि आप पठन वैकल्य विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं? तो यदि हम प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से उनको पढ़ाएं तो हम उनको बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भाई बहन के रिश्ते किस प्रकार के होते हैं? तो ये जो भाई बहन के रिश्ते होते हैं वो माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है। तो भाई बहन के रिश्ते माता पिता के साथ संबंधों में समान नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो बात आप अपने माता पिता से नहीं कह सकते हैं वो बात आप अपने भाई बहनों से ज़रूर कहेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम होता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ पर भाषा विकास और अनुभूति जटिल रूप से पारस्परिक संबंधित है। भाषा की विकास पूरी तरह आनुवंशिक कभी भी नहीं होती है। भाषा विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित नहीं होता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। जो शुरुआती समय होता है वो बच्चों के भाषा विकास का एक संवेदनशील टाइम होता है। अगर आप उसमें उनसे अच्छे से भाषा में बात करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो वो बेहतर परिणाम आपके सामने आएगा। वहीं अगर शुरुआती दौर में एक छोटे बच्चे के सामने आप बहुत ही गलत तरीके से बिहेव करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, तो उस पर एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है और उसका भाषा जो है लाइफ टाइम के लिए कहा जाए तो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन वैसे के वैसा ही वो रह जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? किस प्रकार से आप बच्चों में समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को विकसित करेंगी? तो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? आपके देश में कुल कितने राज्य और राजधानियां? ये तो रटने वाली क्वेश्चन है कि इतने इतने हैं। आपके देश का नाम और मानचित्र इस भौगोलिक स्थिति में क्या है? तो समालोचनात्मक यानी कि आप सोचेंगे सबसे ज़्यादा कि आप पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा इस्तेमाल करेंगे
और वो तरीका क्यों यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, इसके रीज़न के बारे में। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में हमेशा यही बात करता है कि विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान देना। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर कभी भी हम वर्गीकरण करेंगे नहीं, सभी विद्यार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम बनाएंगे नहीं, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान करेंगे तथा परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन लाएंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 10 नंबर प्रश्न है, सम आलोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो प्रमाण की भूमिका यह होती है कि प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव का जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। खोज, ये तो बात सही है कि लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा और वाइगोस्की पियाजे कहते हैं भाषा और वाइगोस्की कहते हैं कि समाज, तो इनमें तो भिन्नता है। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी जानकारी, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, परंतु ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 12 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी जो है वो यहाँ पर अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो जो प्रगतिशील कक्षा होगी इसमें विद्यार्थी हमेशा प्रश्न पूछते हैं, तो ए ऑप्शन कट जाएगा। आपका सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बी, सी और डी। 13 नंबर प्रश्न है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। तो जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की अपेक्षाएं होती है इनको कहा जाता है कि यह जो है जेंडर भूमिकाएं होती हैं और बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं में से लेकर के वयस्कता तक ये चलती रहती हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 44 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के समानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। बुद्धि आनुवंशिक कारणों से प्रभावित नहीं होती है। तो जो बुद्धि होती है यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी कहती है कि बुद्धि बहुआयामी होती है और समय के साथ इसको बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो एस थ्योरी दिया था स्पीयरमैन ने, इसकी आलोचना करके हार्वर्ड गार्डनर ने एक इसकी जगह पर वैकल्पिक बुद्धि दिया था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है कि हार्वर्ड गार्डनर। 16 नंबर प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्सन के द्वारा की गई थी। ये आपके पेपर 1 में भी आया था। यहाँ पर इन्होंने नारीत्व के बारे में किया है कि स्त्रीलिंग के बारे में किया है, स्त्रियों की लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में कहा है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है कि नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी। 17 नंबर प्रश्न है कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले उस पर चर्चा करे जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। पहले तर्क कारण के संदर्भ में अवधारणा पर वो चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर उनके विचारों को सत्यापित करने के अवसर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 18 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक प्रभावी होगी। तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि और ग्रेड आप कभी भी नहीं देंगे। पाठ्यपुस्तक को दोहराने के लिए हम कभी भी नहीं कहेंगे। विद्यार्थियों को सीखने के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक दिशा हम कभी भी नहीं देंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरण की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। उदाहरणों के बारे में सोचने के संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करता है। ये अगर सही है तो जब भी आप क्लास में उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों भी
बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, तो स्टेटमेंट आर आपका गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा आपका ऑप्शन करेक्ट है कि ए सही है और आर गलत है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों के विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। ये तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर ए और समालोचनात्मक आत्मचिंतन, यहाँ पे दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आगे चलेंगे 21 नंबर प्रश्न पर, महारत हासिल यानी कि लक्ष्य निर्देशन पर। यहाँ पर महारत हासिल करने से तात्पर्य यह है कि महारत हासिल में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल। दूसरा ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों के अनुमोदन और मान्यता को प्राप्त करने के लिए केंद्रित होते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जब भी आप इंटरनल किसी चीज़ के लिए प्रेरित होंगे तो वहाँ पर आप जो है डांट से बचने के लिए, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग आप कभी भी नहीं लेंगे। व्यक्तिगत आनंद के लिए आप क्या करेंगे, एक वाद्य यंत्र बजाएंगे, जिससे कि आप इंटरनल अभिप्रेरित हैं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं और पियाजे हमेशा कहते हैं कि बच्चों के विकास का सार्वभौमिक पैटर्न का ये क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, लेव वाइगोस्की का मानना है कि विकास क्या होता है। तो मैं बार बार कहती हूँ कि लेव वाइगोस्की हमेशा जो है वो सामाजिक संपर्क में आने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि वाइगोस्की सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, जो विकास होता है वो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। वह सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता। वह संज्ञानात्मक विकास के भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। वह संज्ञानात्मक विकास के जैविक कारकों, तो जो पियाजे हैं वो कभी भी संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखे थे। पियाजे भाषा की बात करते हैं, जबकि संस्कृति की बात वाइगोस्की करते हैं। यही दोनों में अंतर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 26 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उसने क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर को नियुक्त किया है और पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित किया है। कारण यह है कि जेंडर है वो अंतर जन्मजात होता है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं होता है। तो जो जेंडर होता है वो बायोलॉजिकल नहीं होता है, जन्मजात नहीं होता है, उसको समाज प्रभावित करती है। यहाँ पे जो आर रीजन है वो गलत है, जबकि कथन ए जो है वो सही है। ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 27 नंबर प्रश्न है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चे संवाद के लिए सांकेतिक भाषा का ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, जबकि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का एक सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों और कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। यह जो है सीखने की तेज गति, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन अगर हम काटें तो समझ की अग्रवर्ती गहनता, शारीरिक विकास की तेजी, ए, बी और सी सीखने की गति और समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। कभी भी जो प्रतिभाशाली होंगे वो दूसरों पर निर्भर नहीं होंगे। तो जितने सी वाले ऑप्शन है कट जाएंगे, बचेगा हमारा चौथा ऑप्शन अर्थात ए और बी वाला, क्योंकि जितने भी सी हैं, जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होगा वो कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होगा। उसको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो स्वयं से करने का प्रयास करेगा। 29 नंबर प्रश्न है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं के समान जबकि डैश में भिन्न होती हैं। यह जो है
समायोजन में समान होती है परंतु संशोधन यानी मॉडिफाई में भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 30 नंबर प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की संरचना करते हैं। ज्ञान व्यक्तिपरक होता है। तो संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, निगेटिव हमसे पूछा है। तो प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अगर कोई स्टूडेंट आपका प्रभावी रूप से प्रेरित है, सुनिश्चित है, तो आप उसको बाहरी रूप से नहीं, वो इंटरनली अभिप्रेरित होता है, न कि बाहरी अभिप्रेरित होता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सीडीपी के 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। इन 30 क्वेश्चन में आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही है या फिर आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। बाकी एसएसटी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।